Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sanu Nonstop. It's me guys, Sweet Sanu, and you are watching Sanu Nonstop. तो guys finally again I'm back with another amazing reaction video. बहुत ज्यादा लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर और इंस्टा पर भी बहुत ज्यादा लोगों ने जो है वो मुझे कमेंट वगैरह किए और उसके मेरी पिक्चर्स के नीचे कमेंट्स किए और उसके बाद जो है वो पर्सनली तौर पर मुझे इनबॉक्स भी बहुत ज्यादा लोगों के आए कि भाई 1971 की वार जो धीरू उराटे की आपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट पर रिएक्शन वीडियो बनाई थी, सेकंड पार्ट क्यों नहीं आ रहा भाई, क्यों नहीं आ रहा। तो ऐसा कर करके लोगों ने जो है ना मुझे फाइनली इस चीज के लिए एग्री कर लिया कि भाई इसके सेकंड पार्ट के ऊपर रिएक्शन वीडियो बना दो। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताती चलूं कि रिएक्शन वीडियो तो मैं बना रही हूँ, लेकिन मैं मतलब लाइक एक गांव के अंदर रहती हूँ और वहां पे जो है ना इंटरनेट का बहुत ज्यादा मसला चलता है। तो आप 10 मिनट से अगर ऊपर आपकी वीडियो चली जाती है तो बहुत ही मुश्किल से अपलोड होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है मुझे वीडियोस जो है वो पार्ट्स के अंदर बनानी पड़ती है और बाद में जो लोग कहते हैं तुम पूरी वीडियो नहीं देखती, तुम पूरी वीडियो नहीं देखती, भाई मैं क्या करूं, मैं नहीं बना सकती पूरी वीडियो पे रिएक्शन, इसलिए मुझे पार्ट्स के अंदर जो है वो वीडियो बनानी पड़ती है। तो फर्स्ट पार्ट पे इसके रिएक्शन वीडियो बन गई है, अभी जो है वो सेकंड पार्ट आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर जो है ना ये लेकर आई हूँ। तो रिएक्शन वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो पहले फटाफट से जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक और शेयर, आपकी बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी मेरे पर। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो स्टार्ट। लोग थे जो बिहार में रह रहे मुस्लिम्स थे। अब बिहार ऑब्वियसली क्योंकि बांग्लादेश के ज्यादा करीब है तो बहुत से मुस्लिम्स जो बिहार में रह रहे थे वो ईस्ट पाकिस्तान में माइग्रेट किए। इन मुस्लिम बिहारीज को स्पेसिफिकली मेंशन करना जरूरी है क्योंकि आप आगे कहानी में देखेंगे कि कैसे इन्हें माना जाता था कि बांग्लादेश के खिलाफ है, इन्हें एंटी बांग्लादेशी माना जाता था। अभी के लिए पार्टीशन पर वापस आए तो बंगाल का जो पार्टीशन हो रहा था वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इशू था। शुरुआत में पूरे बंगाल ने पार्टीशन के खिलाफ वोट किया था, अगर इस पार्टीशन का मतलब हो कि बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनना पड़े। लेकिन इस बंगाल में ही वेस्ट बंगाल का जो रीजन था वहां रहने वाले लोग पार्टीशन चाहते थे और इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। दूसरी तरफ जो ईस्ट बंगाल वाला रीजन था वो पार्टीशन नहीं चाहते थे, लेकिन अगर कोई पार्टीशन हो तो वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे। तो इवेंचुअली जब पार्टीशन हुआ वेस्ट बंगाल इंडिया का हिस्सा बना और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना। पाकिस्तान के देश को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया जिनके बीच सेपरेशन 1500 किलोमीटर का था और बीच में इंडियन टेरिटरी थी। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान का जो नया देश बना उसमें जो मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप था वो एक्चुअली में बंगालीज का था। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन इस नए पाकिस्तान के देश की बंगालीज थी जो ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे थे। बाकी वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबीज, पख्तून्स, सिंधीज और बलोच थे। अब इवन दो बंगालीज की पॉपुलेशन ज्यादा थी पूरे पाकिस्तान में, लेकिन जो पावरफुल पोजीशंस थी जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और पॉलिटिक्स की जो पोजीशंस हैं वो ज्यादातर वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के हाथ में थी। स्पेसिफिकली कहा जाए तो मुहाजिर्स और पंजाबी जो लोग थे। अब इस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए 1947 के बाद पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स हुई उसे समझते हैं। पाकिस्तान की शुरुआत हुई एज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक जैसे इंडिया की हुई थी, लेकिन फर्क ये था पाकिस्तान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। पावर एक इंसान के हाथ में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड थी जिसकी वजह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सही तरीके से स्ट्रांगली एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। साल 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करवाए थे अनडिवाइडेड इंडिया में। इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स को देखकर बाद में जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ तो लेजिस्लेचर्स को भी इसी तरीके से डिवाइड किया गया। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने, जिनका देहांत आजादी के सिर्फ 1 साल बाद हो जाता है 1948 में। उनके गुजर जाने के बाद नजीमुद्दीन गवर्नर जनरल बनते हैं और लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। करीब 3 साल बाद अक्टूबर 1951 में लियाकत का असैसिनेशन कर दिया जाता है और नजीमुद्दीन नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। वो गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बनाते हैं जो कि एक पंजाबी थे। साल 1953 में पहला मिलिट्री कू देखने को मिलता है पाकिस्तान में जब गुलाम मोहम्मद पावर टेक ओवर कर लेते हैं और नजीमुद्दीन को डिसमिस कर देते हैं। अगले साल 1954 में इलेक्शंस होती हैं पाकिस्तान में और इन इलेक्शंस में ज्यादातर सीटें जीती जाती हैं यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा जो कि ऑपोजिशन पार्टीज की एक कोलेशन थी। इनमें से एक सबसे बड़ी पार्टी थी अवामी लीग जो कि एक ईस्ट बंगाल की पार्टी थी। इन इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसमिस कर दिया जाता है गुलाम मोहम्मद के द्वारा। साल 1955 में गुलाम मोहम्मद ऑफिस छोड़ते हैं और मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा गवर्नर जनरल बनते हैं। इनके अंडर पहली बार होता है कि ईस्ट बंगाल की रीनेमिंग करी जाती है। ईस्ट बंगाल को अब से ईस्ट पाकिस्तान बुलाया जाने लगता है। अब 1947 से लेकर 1971 के बीच में दोस्तों पाकिस्तान में कई फेजेस देखने को मिलते हैं जहां पर मिलिट्री का रूल चल रहा था। इसका मतलब यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज डिजर्व करती थी पावर में होना
उनसे पावर छीनी जा रही थी। स्पेसिफिकली कहा जाए, ईस्ट बंगाल में रहने वाले लोगों को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट होने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा ज्यादातर पैसा जो देश खर्च करता था वो वेस्ट पाकिस्तान के पास जाता था। 75% नेशनल बजट वेस्ट पाकिस्तान पर स्पेंड किया जाता था, इवन दो 62% जो रेवेन्यू इनकम आ रहा था सरकार के पास वो ईस्ट पाकिस्तान से आने लग रहा था। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिल रही थी वो वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिल रही थी। 1969-70 में जो पर कैपिटा इनकम था वेस्ट पाकिस्तान का 61% ज्यादा था ईस्ट पाकिस्तान से। 25 गुना ज्यादा मिलिट्री पर्सनल्स थे वेस्ट पाकिस्तान में। और इस सब के अलावा सबसे बड़ा इशू यहां पर था लैंग्वेज को लेकर। जिन्ना और उनके कई एडवाइजर्स मानते थे कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का सही मायनों में यूनिफिकेशन तभी हो सकता है जब वो एक भाषा बोले, और ये भाषा उनकी राय में होनी चाहिए उर्दू। तो वेस्ट पाकिस्तान के रूलर्स के द्वारा यहां पर उर्दू इंपोजिशन देखने को मिला कि भाई जबरदस्ती है, हर किसी को उर्दू में ही बात करनी पड़ेगी। ऑफिशियल कामों के लिए आर्मी में हम हर जगह उर्दू में ही बात करेंगे सिर्फ। लेकिन ऑब्वियसली ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग थे वो ईस्ट बंगाली थे, बंगाली भाषा बोलते थे। इनफैक्ट 56% पाकिस्तानीज बंगाली में ही बात करते थे। उर्दू को एक लैंग्वेज ऑफ द एलीट माना जाता था। जो हाई प्रोफाइल लोग हैं सिर्फ वही उर्दू में बात करते हैं। आम जनता बंगाल में रह रही बंगाली में बात करती थी। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में एक स्पीच दी थी और बड़े क्लियरली कहा था पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज सिर्फ उर्दू होगी और कोई और भाषा नहीं होगी। Let me make it very clear to you. Leave no doubt that state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. ये सब सुनकर बंगाल में रहने वाले लोग बड़े आउटरेज्ड हो गए। इवेंचुअली इस उर्दू इंपोजिशन की वजह से शुरुआत हुई बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट की। 21 फरवरी 1952 एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा था इस लैंग्वेज मूवमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स का एक बड़ा ग्रुप और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इकट्ठे हुए प्रोटेस्ट करने के लिए प्रोविंशियल असेंबली के सामने। पाकिस्तान की आर्मी ने इन पर ओपन फायर कर दिया, 5 लोग मारे गए। और आज के दिन तक 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एज द लैंग्वेज मार्टियर्स डे बांग्लादेश में। सन 1999 में बाद में जाकर यूनेस्को ने कहा था कि 21 फरवरी अब से इंटरनेशनल मदर टंग डे भी मनाया जाएगा। इसके रिस्पॉन्स में 2 साल बाद जाकर 1954 में बंगाली को फाइनली कहा गया कि एक ऑफिशियल स्टेटस दे देते हैं। 1956 में बंगाली को एक स्टेट लैंग्वेज भी बना दिया गया। लेकिन लोगों के अंदर जो फीलिंग थी बंगाली कल्चर और लैंग्वेज को लेकर वो और मजबूत बन चुकी थी। ऐसे इंसिडेंट्स ने एक बड़ा इंपैक्ट डाला आने वाले सालों में। साल 1965 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होती है और इस वॉर के बाद ईस्ट पाकिस्तान एक कमजोर डिफेंस के साथ रह जाता है। जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्बैलेंस था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में वो इस वॉर के बाद और उभर के आने लगता है। इसी रीजन से एक 6 पॉइंट डिमांड उठाई जाती है ईस्ट पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर। ये डिमांड उठाते हैं शेख मुजीबुर रहमान जो कि अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी के एक फाउंडिंग लीडर थे। इस डिमांड के 6 पॉइंट्स देश हिला देने वाले होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ही इसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान को एक फेडरेशन स्टेट बनाया जाए और जो ईस्ट पाकिस्तान का रीजन है उसे और ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। जो रिसोर्सेज हैं ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो ईस्ट पाकिस्तान की सरकार को दिए जाए। 2 सेपरेट करेंसीज हों पाकिस्तान में, एक वेस्ट पाकिस्तान के लिए, एक ईस्ट पाकिस्तान के लिए। ईस्ट पाकिस्तान के अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन रिजर्व्स हो, इनफैक्ट एक सेपरेट मिलिट्री फोर्स भी हो। मतलब ये मांगे कुछ ऐसी हैं कि मानो कि ईस्ट पाकिस्तान को एक अपना अलग ही देश सा बना दिया जाए। ये सुनकर ऑब्वियसली वेस्ट पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सारी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है और इनफैक्ट वेस्ट पाकिस्तान की सरकार कहती है कि इस तरीके की डिमांड्स उठाना एक सेपरेटिस्ट मांग है। देश के खिलाफ जाना हुआ, ये देश को बांटने की बात करने जैसा हुआ। इसी के चलते 19 जून 1968 को उस वक्त पाकिस्तान में अयूब खान की सरकार थी, वो शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेती है। साथ में 34 और बंगाली सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स को अरेस्ट किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ कंस्पिरेसी रचने के लिए। इन पर सेडिशन का केस लगाया जाता है। इस केस को पॉपुलरली बुलाया जाता है अगरतला कंस्पिरेसी केस। जनरल अयूब खान का कहना था कि शेख मुजीब और उनके साथी इंडियन गवर्नमेंट के साथ अगरतला में कोलैबोरेट कर रहे हैं जिससे कि वो एक आजाद बांग्लादेश बना पाए। अगरतला त्रिपुरा में है अगर आप भूल गए हो तो। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक शेख मुजीबुर रहमान बड़े पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर बन चुके थे। बंगाली लोगों की आवाज थे वो। ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली लोगों को जो भी अत्याचार, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी सहनी पड़ रही थी वो आवामी लीग और शेख मुजीबुर में ही अपनी उम्मीद ढूंढते थे। तो उनके अरेस्ट होने के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। भारी प्रोटेस्ट देखने को मिले। इन्हीं प्रोटेस्ट के बीच एक शेख मुजीबुर के साथ ही सर्जेंट जहारुल्लाह हक जब ये जेल में बंद थे, इन्हें एक प्रिजन गार्ड के द्वारा मार दिया जाता है। ये सुनकर लोगों में और गुस्सा पनपता है।
मानो लोग रेवोल्यूशन करने को तैयार हों। जनरल आयूब खान इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए 22 फरवरी 1969 को शेख मुजीबुर रहमान को जेल से रिहा कर देते हैं और जो अगरतला केस उन पर लगाया गया था उसे विड्रॉ कर लिया जाता है। लेकिन इस पॉइंट तक डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट और लेबर स्ट्राइक्स इस हद तक बढ़ चुकी थी कि आयूब खान को खुद रिजाइन करना पड़ता है 1969 में। यहां पर याद रखिए कि जनरल आयूब खान ने अपने हाथों में सत्ता ली थी एक मिलिट्री कू के जरिए। बेसिकली पाकिस्तान में उन्होंने पिछले 10 सालों से मिलिट्री डिक्टेटरशिप सी बना रखी थी। खुद रिजाइन करने के बाद वो अपने सक्सेसर को अपॉइंट करते हैं जनरल याहिया खान, और जनरल याहिया खान प्रॉमिस करते हैं कि वो पाकिस्तान में पहली जनरल इलेक्शंस करवाएं। तो गाइज ये जो है वो वीडियो का सेकंड पार्ट जो है वो बन चुका है। मैं आप लोगों को अपनी मजबूरी भी बता चुकी कि यहाँ पर इंटरनेट का थोड़ा मसला है, तो अगर वीडियो जो है वो 10 मिनट या उससे ऊपर हो जाती है तो फिर बहुत ज्यादा मसला होता है। अभी भी ये ज्यादा हो गई है और अब इसको जो है वो अपलोड करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो थर्ड पार्ट भी आ जाएगा भाई, वो फाइनल पार्ट होगा। तो बेसिकली अगर कोई वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी ना तो उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो अपलोड कर दिया करेंगे। और अब मुझे कमेंट सेक्शन में कोई नहीं बोलेगा कि तुम पूरी वीडियो नहीं देखते, पूरी वीडियो, तो भाई मेरी प्रॉब्लम को भी तुम लोग समझो। अब रही बात इस वीडियो की, धीरू राठे ने जो है वो बहुत ही अमेजिंग किस्म की जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और बहुत ही जिसे कहते हैं ना, मुझे पहले चीजों का जो है वो पता नहीं था, मैं इतना हिस्ट्री को जो है वो नहीं जानती जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। और अगर धीरू राठे ने जो है वो बैकग्राउंड एक्चुअली बताया 1971 की वॉर तक जो है वो किन किन प्रॉब्लम्स या लाइक क्या क्या कॉजेस थे कि जो है वो 1971 की वॉर जो है वो हुई, बहुत ही अच्छे से पहले उन्होंने बताया कि जब सब कॉन्टिनेंट था तो क्या क्या बातें हुई कि जिनकी वजह से जो है वो पाकिस्तान जो है और इंडिया जो है वो बना, ठीक है। और उसके बाद बांग्लादेश की अभी हम बात सुन रहे थे कि लैंग्वेज के बहुत ज्यादा उर्दू और बंगाली जो है वो लैंग्वेज के बहुत ज्यादा मसले चल रहे थे, बहुत ज्यादा जो है वो साजिशें रची गई बांग्लादेश के लोगों पर जो है वो थोड़ा क्या है बहुत ज्यादा जुल्म भी हुआ, ठीक है। और वो पाकिस्तानियों की तरफ से हुआ, ये भी जो है वो बहुत ही क्लियर तरीके से जो है वो बताया गया। और इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश की हेल्प भी बहुत की है, ठीक है, अगर पास्ट में देखा जाए, और अभी भी जो है वो काफी उनके आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं। तो गाइज थर्ड पार्ट के ऊपर जरूर रिएक्शन वीडियो लेकर आऊंगी। तो गाइज आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर दे देना यार। बाय बाय गाइज।